तो इतने सारे लाखों के नंबर्स में इमिग्रेंट्स और कनाडा में अगले 3 साल में आने वाले। तो क्या आपको लगता है कि कनाडा गवर्नमेंट को खुद के देश को गरीब बनाना है? हेलो, बॉनजोर, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। माय नेम इज अभिषेक जाधव एंड यू गाइस आर वाचिंग लॉस्ट इंडियन। तो हमने कोविड जैसे महामारी से इतनी बड़ी लड़ाई तो लड़ ली और कोई कोई स्पॉट्स में अभी भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बट अगर ऐसे सिचुएशन में आपको बताना चाहूँ कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे बड़े बड़े देश भी कोविड जैसे महामारी के टाइम पे इमिग्रेशन प्रोसेस स्टॉप कर दिए थे और किसी को भी इनवाइट नहीं कर रहे थे। वैसे टाइम पे एक ही ऐसा देश था जो बच्चे हो, पीआर हो या स्पाउस वीजा हो, जिनकी इमिग्रेशन प्रोसेस कोविड के टाइम पे भी चल रही थी, वो था वन एंड ओनली कनाडा। और यही कनाडा के अंदर मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि इनकी इकोनॉमिक सिचुएशन मतलब कि आर्थिक व्यवस्था हिल गई है और अगले 2-3 महीने में ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे रिसेशन आने वाला है। और यही प्लान अगर आपको पहले से पता चल जाए एंड आपको सोचने के लिए टाइम मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक कनाडा की रियलिटी चेक देने वाला हूँ जो 2023 में आप फेस कर सकते हो। ये वीडियो को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है कि रिसेशन एग्जैक्टली क्यों आ रहा है, रिसेशन आने के मेन रीजंस क्या है और आपको एक्शन प्लान्स क्या रेडी करने हैं। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। आपने इंटरनेट पे बहुत सारे रूमर्स, फेक न्यूज और ऐसी चीजें भी सुनी होगी जहां पे लोग कह रहे हैं कि कनाडा छोड़ के लोग जा रहे। बट क्या आपको रियल में पता है कि ऐसे लोग कनाडा छोड़ के कौन से कंट्री जा रहे हैं? हमें भी बताओ, बिकॉज मेरे कांटेक्ट में से अब तक एक भी बंदा मैंने ऐसा नहीं देखा है जो कनाडा माइग्रेट हुआ हो और वो वापस कहीं और चला गया। बट ये चीज के मैं एक आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ कि कोविड जैसे महामारी के कारण अपने लाइफ के 2-3 साल इतने ज्यादा टफ थे जिसके दुष्परिणाम हम आज भी फेस कर रहे हैं और इन फ्यूचर भी फेस करेंगे। एग्जैक्टली आपने जो चीज सुनी वो राइट है। बट आज मैंने थोड़ी सी फैक्चुअल एनालिसिस, स्टडी और थोड़ी सी रिसर्च की है जिसके ऊपर से मैं आपको थोड़े बहुत पॉइंट्स एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये जो रिसेशन आने वाला है वो दुनिया के कई सारे कंट्रीज में ऑलरेडी आपको उसके इफेक्ट्स दिखने लग गए होंगे, जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान, ऐसे तरह तरह के कंट्रीज है जहां पे ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट्स दिखने लग गए होंगे। बट क्या कनाडा की गवर्नमेंट इतनी भी स्टूपिड है जो अभी भी 2023, 24, 25 में और इमिग्रेंट्स को इनवाइट कर रही है? हाँ, आपने जो सुना वो एग्जैक्टली राइट है। तो इस रिसेशन के टाइम पे अर्थव्यवस्था कितने बुरी तरीके से हिल जाती है आप सभी ने सुना ही होगा और कोई लोगों ने फेस भी किया होगा। बट क्या कनाडा गवर्नमेंट ने 2023, 2024 एंड 2025 में कितने इमिग्रेंट्स और इनवाइट करने ये अनाउंस ऑलरेडी कर दिया है? जी हाँ, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? कनाडा गवर्नमेंट इतने इमिग्रेंट्स को इनवाइट क्यों कर रही है? बिकॉज एक टाइम के बाद उन्हें रियलाइज हो गया था कि यहाँ पे रिटायरमेंट रेट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है, जिस वजह से उन्हें लेबर शॉर्टेज फेस करनी होगी और उनके पास यंग अडल्ट मतलब कि जो काम करने वाले लोग हैं वो बहुत कम बचेगी, जिस वजह से उनको टैक्स कम जनरेट होगा। टैक्स अगर कम जनरेट होगा तो उनकी जीडीपी हिल जाएगी। इसके लिए कनाडा इमिग्रेंट्स को इन्वाइट अभी भी कर रहा है। ये इमिग्रेंट्स यहाँ पे आने के बाद जॉब करते जो उनको टैक्स पे करते, वो उस टैक्स के वजह से यहाँ की जीडीपी और तेजी से बढ़ रही है। बट क्या आपको पता है कि कनाडा की पॉपुलेशन अराउंड 40 मिलियन जितनी है, जिसमें से मोर देन 7 मिलियन लोग ऑलरेडी रिटायर्ड है और इनके पास बर्थ रेट बहुत ज़्यादा कम है, जिसके वजह से इन्हें इमिग्रेंट्स की और रिक्वायरमेंट्स है और लेबर शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए कनाडा अभी भी स्किल ट्रेड वर्कर्स को बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है। अगर आप कनाडा का लास्ट 3 इयर्स का ग्राफ भी चेक करते हो, 2020, 2021 एंड 2022, इसमें भी इन्होंने कितने लाखों लोगों को इनविटेशन दी है, जिसमें कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ की जीडीपी और तेजी से बढ़ रही है। बट इन्होंने नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए भी इन्विटेशंस ऑलरेडी अनाउंस कर दिए, जिसमें कि इन्हें स्किल ट्रेड वर्कर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसका फायदा इन्हें इकोनॉमी स्मूथ रन करने में होने वाला है। ये माहौल में कंट्री की जो जीडीपी है वो पूरी तरीके से हिल जाती है। क्यों? बिकॉज इंडस्ट्रीज रेवेन्यू कम जनरेट करती है, जिस वजह से जो एम्प्लॉयर्स है वो इधर अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर देते या फिर वर्किंग आवर्स रिड्यूस कर देते, जिसका परिणाम आपको बेरोजगारी में दिखने मिलेगा। हम और आप जैसे लोग बहुत सारी जॉब लूज कर देते। वाई? बिकॉज जो कंज्यूमर है वो पैसे कम स्पेंड करते हैं। इसी के साथ साथ आपको हाउसिंग प्राइसेस, स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने मिलेगा और बहुत सारे इंडस्ट्रीज अफेक्ट हो जाती है। तो इतने सारे लाखों के नंबर्स में इमिग्रेंट्स और कनाडा में अगले 3 साल में आने वाले। तो क्या आपको लगता है कि कनाडा गवर्नमेंट को खुद के देश को गरीब बनाना है? जी नहीं, अभी भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी स्टिल अवेलेबल है। मैंने अब तक किसी को भी यहाँ से मूव होते नहीं देखा है।
तो आप ये डिसीजन लेते टाइम बट आपको बहुत ज़्यादा खुद की रिसर्च करनी होगी, बिकॉज मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट्स देखे जो आपको कोई भी छोटे प्लेसेस मतलब कि छोटी सिटी या फिर रिमोट प्लेसेस पे एडमिशन दिला देते हैं, जिसके वजह से उनको ज़्यादा बेनिफिट या फिर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, बट जिसके चैलेंजेस आप फेस करते हो बिकॉज स्मॉल सिटीज़ में जॉब अवेलेबल कम होती है, कम लोगों की वजह से वहाँ पे ज़्यादा जॉब जनरेट नहीं होती है, जिसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल होना होगा, बट स्टिल यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, आप आ सकते हो। सेकंड पॉइंट जो आ जाता है वो है हाउसिंग। कनाडा हाउसिंग प्राइसेस में आपने बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे होंगे। मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे एक कलीग ने अभी फिलहाल लास्ट ईयर एक हाउस बाई किया था। उसमें उसका इंटरेस्ट रेट अराउंड 2% से लेके 3% के बीच में था, बट ये लास्ट 6 मंथ्स के अंदर उसका इंटरेस्ट रेट अराउंड 4 to 5% हो गया है। क्या इस इंटरेस्ट रेट की वजह से उसका जो ड्यूरेशन ऑफ टेन्योर है वो बढ़ गया है? जी हाँ, उसका ड्यूरेशन ऑफ टेन्योर पहले 25 ईयर्स था, बट अभी उसे 35 40 45 ईयर्स तक वो पैसे पे करने, जिसका उसे बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। बट ये पॉसिबिलिटीज जस्ट फॉर फ्यू ईयर्स या फ्यू टाइम के लिए होती है। रिसेशन के बाद सारी चीज़ें धीरे धीरे अपने टाइम पे लगने लग जाती है, बट आपको थोड़ा ये डिसीजन लेते टाइम थोड़ा सोचना होगा, बिकॉज ऐसे टाइम पे बैंक्स भी लोन अफोर्ड नहीं करती, या फिर बैंक किसी को लोन देने के टाइम पे 2 बार ज़रूर सोचती है। तो घर लेने के लिए फ़िलहाल तो कनाडा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन नेशनल्स को कनाडा गवर्नमेंट ने 2025 तक घर लेने से इनकार कर दिया है। इसके बारे में भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप जाके ज़रूर चेक कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट की जो मैं बात करना चाहता हूँ वो है ग्रोसरी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने मिला है। यहाँ पे ग्रोसरी प्राइसेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो टमाटोज हम $1.99 पर पाउंड में खरीदते थे, वही टमाटोज आज $2.99 के मिल रहे हैं पर पाउंड। ये $1 का डिफरेंस भले ही आपको कम लगे, आप वीकली ग्रोसरीज में 20 से 30 आइटम्स परचेस करते हो, अगर हर एक चीज़ के पीछे $1 जितना डिफरेंस आपको देखने मिले तो वो वीकली $20 से $30 हो जाते। यही मैं अगर काउंट 4 वीक्स मतलब कि 1 मंथ के लिए करने जाऊँ तो इसका $100 जितना डिफरेंस बढ़ जाता है, और यही $100 मंथली अगर मैं ईयरली कन्वर्ट करने जाऊँ तो अराउंड इसके 1000 से $1100 हो जाते हैं। ये कैलकुलेशन भले ही आपको अभी छोटी लग रही होगी, बट अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके जितने सारे एक्सपेंसेस है उसमें अगर थोड़ा थोड़ा स्लाइट चेंज भी आपको दिखने मिले तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, बट आपका रेवेन्यू उतना का उतना ही रह रहा है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर सोचनी होगी। इसमें मैं और एक एग्जांपल ऐड करना चाहता हूँ। आपने यूक्रेन रशिया वॉर के बारे में तो सुना ही होगा, बट ये टाइम पे एयरलाइंस एयरक्राफ्ट में फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिस वजह से स्टूडेंट्स को जहाँ पे 323 kg के बड़े बैग्स अलाउड थे, वो सिर्फ उन्होंने इधर 2 या 1 कर दिए थे। जो मेरे नोन में स्टूडेंट्स थे उन्होंने थर्ड बैग के लिए अराउंड 8,000 10,000 12,000 इंडियन रुपीज पे किए, विच इज नॉट अ गुड थिंग। ये डिफरेंसेस आपको भले ही छोटे लगते हैं, बट ये सारी चीजें हमें रिसेशन की तरफ लेके जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है, ये जॉब मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है? जी नहीं, अभी भी यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हो, जॉब ले सकते हो और अर्न कर सकते हो, बट कई कई बार ये जॉब मिलने में आपको थोड़ी सी देरी हो जाती है। मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल देना चाहता हूँ, जहाँ पे लोग ब्रैम्पटन, मिसिसागा ऐसे दूर दूर सिटीज से कोई और सिटी मतलब टोरंटो डाउनटाउन जैसे एरियाज में रेज्यूमेस ड्रॉप कर रहे हैं, बिकॉज उनका कॉलेज वहां पे है और उन्हें जॉब की जरूरत है। अभी तो सिर्फ जनवरी इनटेक के बच्चे आए, उनके पास जॉब्स अभी भी नहीं है और उन लोग ट्राई कर रहे हैं, हसल कर रहे हैं खुद की जॉब हासिल करने। यही 3-4 महीने बाद मई इनटेक आ जाएगा, मई इनटेक के बाद सितंबर इनटेक के स्टूडेंट्स आ जाओगे। आपको थोड़ी बहुत आइडिया हो रही है कि कितनी ज्यादा कॉम्पिटिशन तब होने वाली है। बल्कि अभी हम मुड़ते एक्शन प्लान्स की तरफ, जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आ जाती है जॉब सिक्योरिटी। अगर आपको इस रिसेशन के टाइम पे खुद की जॉब सिक्योर करनी है तो क्या करना होगा? आपको आपके जॉब के टाइम पे वैल्यूएबल एफर्ट्स पुट करने होंगे, जिस वजह से आप थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं जॉब से टर्मिनेट होने के लिए। मतलब कि आपकी पोजीशन कुछ भी हो, बट अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हो तो वहां पे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इधर प्रमोशन होने के या फिर वही पोजीशन पे स्टिक रहने के, इंस्टेड ऑफ गेटिंग अनएम्प्लॉयड। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जॉब करते करते आपको प्लान भी रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा, बिकॉज अगर आपको वो जॉब से ले ऑफ कर देते देन आपके पास अदर प्लान की तरफ से जॉब मिलनी बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी, या फिर आप ऐसे कॉन्टैक्ट्स बना के रखो जहाँ पे आपको जॉब इजीली मिल जाए। सेकेंड पॉइंट आ जाता है इन्वेस्टमेंट रिस्क। अगर आपको कोई स्टॉक्स के बारे में नहीं पता है या फिर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं पता है तो प्लीज कृपया करके ना करें। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है मंथली बजट प्लान। आपको आपकी इनकम फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर करनी है। इसी इनकम में मेजोरिटी ऑफ द आपकी जो एक्सपेंसेस हो गए, जैसे कि रेंट हो गया, ग्रोसरी होगी, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मोबाइल बिल या मिसलेनियस एक्सपेंसेस,
अगर आप इस एक्सपेंसेस को कट शॉर्ट करोगे देन ओनली आप बहुत ज्यादा मनी सेव कर पाओगे। इसी के रिलेटेड मेरा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, वो है सेविंग प्लान आपको मंथली क्रिएट करना होगा। अगर आपके इनकम में से एक्सपेंसेस कट शॉर्ट हो गए तभी जाके आपके पास बहुत ज्यादा अमाउंट में सेविंग होगी, और इस सेविंग को आप बहुत सारे अकाउंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जिसमें से आपकी एक पर्टिकुलर अमाउंट एवरी मंथ सेव हो सकती है, जिसका बेनिफिट आपको इस रिसेशन के टाइम पे खुद के एक्सपेंसेस करने या फिर खुद का गुजारा करने बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, आपको पे डाउन करने हैं अगर आपके कोई इंटरेस्ट डेब्ट है। मतलब ये रिसेशन के टाइम पे अगर आपको खुद को इंटरेस्ट रेट देने से बचाना होगा, तो अगर आपका कुछ भी लाइन ऑफ क्रेडिट रहेगा एंड आपके पास लिक्विड मनी अवेलेबल है तो आपको वो पे करना है। मतलब कि आपको रिसेशन के टाइम पे ये इंटरेस्ट रेट कम देना हो जिस वजह से आपके मैसेज सेव हो सकते हैं। इसके बाद आपको अवॉइड करना है अननेसेसरी परचेसेस। मतलब कि अगर आप कोई अनप्लान ट्रिप जैसे कि वैकेशंस या फिर कोई भी अननेसेसरी चीजें परचेस कर रहे हो, उसको इधर आप पोस्टपोन कर सकते हो जिस वजह से आपको ऐसे कोई बड़े एक्सपेंसेस ना हो और वो पैसे आपके बचे रहें। स्टूडेंट्स लोग के लिए मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ जो कि है फेक कंसल्टेंट से थोड़ा सा बच के रहना। बिकॉज ये फेक कंसल्टेंट खुद के बेनिफिट के लिए क्या करेंगे, आपको कोई भी स्मॉल सिटी या फिर रिमोट प्लेस में एडमिशन दे देंगे जिस वजह से उन्हें तो बेनिफिट हो जाएगा बट आपको जॉब मिलने और खुद का गुजारा करने बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी। तो इसके लिए आपको खुद से रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कनाडा इमिग्रेशन थोड़ी सी ठप हुई पड़ी है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी फाइल प्रोसेस होना अभी भी बाकी है। कितनी सारी फाइल्स अभी भी पेंडिंग है। जिन्होंने टीआर टू पीआर में भी अप्लाई किया था उनके भी रिजल्ट अब तक नहीं आए। और मैं बताना चाहता हूँ कि 2023 में जो इन्होंने फर्स्ट एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ निकाला उसका जो सीआरएस स्कोर है वो 507 था, जो कि अचीव करना या फिर उनके रिक्वायरमेंट्स मीट करना बहुत ज्यादा हाई था। यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़े से फंस जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स टेम्पररी रेसिडेंट्स है अभी और वो अभी भी हासिल कर रहे हैं अपने परमानेंट रेसिडेंसी हासिल करने के लिए। बट अभी भी तक मैंने एक भी बंदा ऐसा नहीं सुना है जो कनाडा आके अभी भी कनाडा छोड़ रहा है, बल्कि बहुत लोग अभी भी आ रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज अभी भी अवेलेबल है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू कीप पेशेंस एंड कीप हसलिंग। मेक श्योर करें आप खुद की रिसर्च खुद से करें। तो आई होप सो आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी एंड इसमें मैंने थोड़े बहुत मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए बिकॉज मैंने जितना सीखा है मैंने ऑब्जर्व किया वो सारी चीज़ों पे से और मेरी थोड़ी रिसर्च पे से मैंने ये वीडियो बनाई थी। अगर आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत ज़्यादा नॉलेज है या फिर एक्सपीरियंस है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, मतलब कि बाकी और व्यूअर्स को भी पता चल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड ये वीडियो बहुत सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। मतलब मुझे भी एक उम्मीद और हौसला है और अच्छे अच्छे ऐसे कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। अंटिल देन कीप वॉचिंग लॉस्ट इंडियन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वाइब चेक, दुआ में जरूर रखना, बाय।